ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोटॉनिक। और आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द वेक्टर? वेक्टर क्या है? तो फॉर एग्जांपल मैं लेके देखती हूँ। अगर आप कोई घर शिफ्टिंग कर रहे हो, फ्रॉम एक घर में से दूसरे घर में जा रहे हो, तो आप अपना सामान शिफ्ट करोगे। ठीक है, तो सामान शिफ्ट करने के लिए आप कोई ऑटो या फिर ट्रक वगैरह ऐसे कोई व्हीकल को चूज करोगे। ठीक है ना, अपना सामान शिफ्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो क्या एक व्हीकल है, एक व्हीकल चाहिए आपको अपना सामान शिफ्ट करने के लिए एक घर से दूसरे घर के लिए। ठीक है, सेम एज वेक्टर है। वेक्टर इज ऑल्सो व्हीकल फॉर द मोलिकुलर बायोलॉजी। ठीक है, जैसे कि हमको कोई डीएनए या डीएनए सीक्वेंसिंग को, फॉर एग्जांपल जैसे देखो, हमको ऑर्गेनिज्म ए है, ऑर्गेनिज्म ए है और ये ऑर्गेनिज्म बी है। अगर हमको यहाँ से कोई जीन, इसका जीन हमको इसमें ट्रांसफर करना है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म बी में, तो वो हम किसके थ्रू? एक व्हीकल के थ्रू करेंगे। ठीक है, वो क्या है? वेक्टर्स। ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ वेक्टर से हम वो ट्रांसफर करेंगे। तो वेक्टर क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के व्हीकल्स है जो डीएनए सीक्वेंसिंग को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेम है। ठीक है, अब दूसरी बात एग्जांपल लेते हैं जरा। जब इस तरीके से हम अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? हमारा थोड़ा सामान होगा तो हम ऑटो से काम चला लेंगे, लेकिन अगर हमारा सामान बहुत ज़्यादा है तो हम लोग ट्रक वगैरह को बुलाएंगे। ठीक है, जितना हम, तो डिपेंड किस पे करता है? हमारे सामान के ऊपर कि हमारा कितना सामान है। ठीक है, सेम है। वेक्टर भी क्या है? व्हीकल है। ठीक है, सामान तो वो भी लेके जा रहा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। ठीक है, सामान तो वो भी लेके जा रहा है, डीएनए सीक्वेंसिंग को लेके जा रहा है। तो क्या करेगा? अगर हमारे पास थोड़ा सामान होगा, तो जैसे अब डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स होते हैं, जैसे कि क्या हो गया? प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फेजेस हो गए, बेटिफिशियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो गए, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो गए। ये सब क्या है? वेक्टर है, टाइप ऑफ वेक्टर्स है, डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स है। ठीक है, तो जैसे सामान होगा वैसा हम वेक्टर चूज करेंगे। अगर हमारा सामान थोड़ा होगा तो हम प्लाज्मिड यूज कर लेंगे, अगर हमारा सामान से थोड़ा ज्यादा होगा तो कॉस्मिड। बट अगर हमारा डीएनए सीक्वेंसिंग बहुत बड़ा होगा तो हम बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जैसे वेक्टर्स को यूज कर लेंगे। मतलब व्हीकल्स, बड़े व्हीकल्स है जो बड़े उसको लेके जाते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग को लेके जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ द वेक्टर्स चूज करते हैं। ठीक है, अब हमने चूज कर लिया है कि हमको कौन सा वेक्टर चाहिए, इस मतलब कितना हमारा वो। ठीक है, लेकिन अब हम बात करें कि एक बार हमने डीएनए वेक्टर कर लिए तो वेक्टर के कुछ फीचर्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम कोई अपना व्हीकल की बात करते हैं, जब हम सामान ट्रांसफर करते हैं, तो हमारे कुछ व्हीकल्स के फीचर्स होते हैं। उससे पहले हम फीचर्स चेक करते हैं, जैसे कि उसमें मतलब गाड़ी वाला, जैसे उसमें भाई टायर में हवा है या नहीं है, या फिर उसमें फ्यूल है कि नहीं है, ब्रेक है कि नहीं, ये सारे फीचर्स हम देखते हैं उसके अंदर, व्हीकल के अंदर। सेम एज वेक्टर के अंदर भी कुछ फीचर्स होने चाहिए। अगर वो फीचर्स होंगे तो ही हम उसे एज ए वेक्टर चूज करेंगे, तो ही हम उसे। ठीक है, पहला फीचर क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है कि किसी भी वेक्टर के अंदर, कि किसी, जब हमने देखा है डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर कि तो डीएनए की जब टेम्पलेट्स होती हैं, डीएनए की जब टेम्पलेट्स होती हैं और जहाँ से वो अनवाइंड होती हैं, जहाँ से वो अनवाइंड होकर फिर वो इस तरीके से बना लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ से वो अनवाइंड होती है, तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जहाँ से रेप्लिकेशन की स्टार्ट होती है। ठीक है ना, तो उसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। तो वेक्टर में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तो ही वो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को रेप्लिकेशन कर पाएगा, तो ही हमारा जो जीन ऑफ, सॉरी, इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट है, जो हमारा प्रोडक्ट है, वो हमको उसमें से प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला फीचर होना चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरा फीचर क्या होना चाहिए? दूसरा फीचर होना चाहिए क्लोनिंग साइट। दूसरा होना चाहिए क्लोनिंग साइट और रिकॉग्नाइजिंग साइट। ठीक है, क्लोनिंग साइट क्या होता है? क्लोनिंग साइट होता है कि जहां से हम प्लाज्मिड को कट करते हैं और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड को कट हम किससे करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से करते हैं। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जहां से कट करता है उस साइट को हम रिकॉग्नाइजिंग साइट और रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंसिंग बोलते हैं उस एंडोन्यूक्लियस के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर क्लोनिंग साइट के वेक्टर के अंदर क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए और रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसमें देखते हैं पीबीआर थे, तो इसमें कितनी रिकॉग्नाइजिंग, सॉरी, क्लोनिंग साइट है। इकोलाइल आर1 की क्लोनिंग साइट यहाँ पे है, मतलब इकोलाइल आर1 यहाँ से कट कर पाएगा, हिंटू यहाँ से कर पाएगा, बाम H1 है वो यहाँ से प्लाज्मिड को कट करेगा और हम जीएन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये जो डिफरेंट डिफरेंट पीओ, ये सारे क्या है? क्लोनिंग साइट्स है, डिफरेंट एंडोन्यूक्लियस है, जो डिफरेंट एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जो जहाँ से उनकी रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंसेस होती है। यहाँ पे मतलब उनकी रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस होती है और यहाँ पे वो कट करके हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी हम दूसरी चीज देखें तो क्या होता है कि किसी भी प्लाज्मिड के अंदर एक
एंडोन्यूक्लियस के लिए एक ही रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए, ठीक है, एक ही क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। जैसे इक्वल R1 के लिए एक ही रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस यहाँ पे है, उसकी दो तीन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि सोचो अगर यहाँ पे भी इक्वल R1 का सीक्वेंसिंग होता और यहाँ पे भी पहले मेरे को अपना ड्रॉ, ठीक है, सोचो यहाँ पे भी उसका इक्वल R1 है, यहाँ पे भी अगर इक्वल R1 का रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस होता तो क्या इक्वल R1 जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वो यहाँ से भी कट कर देता, यहाँ पे भी कट कर देता, तो उसके फ्रेगमेंट बन जाते, ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट इस तरीके से फ्रेगमेंट बन जाते, इस तरीके से फ्रेगमेंट्स बन जाते। तो बट उससे क्या होता है, वो हमारे लिए वो प्लाज्मिड हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं होता, ठीक है। तो एक ही एंडोन्यूक्लियस के लिए एक ही रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंसिंग हो सकती है या फिर होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, जैसे ये बाम मैचोनी एंडोन्यूक्लियस है, फिर हिंदुवन है, तो हमसे क्या होगा कि हम उसको डिफरेंट डिफरेंट एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए यूज कर सकते हैं सेम वेक्टर को, ठीक है। जैसे हम इसको बाम H1 के लिए भी यूज करते हैं, इक्वल R1 एंडोन्यूक्लियस भी इसको यहाँ से कट कर सकता है, हिंद3 भी यहाँ से कट कर सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर मल्टीपल एंडोन्यूक्लियस हो सकते हैं, लेकिन किसी एक एंडोन्यूक्लियस के लिए मल्टीपल रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसी एक एंडोन्यूक्लियस के लिए एक ही रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। दूसरा फीचर होना चाहिए उसके अंदर रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस अथवा क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, जहां पे हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कट करके ऐड कर सके। तीसरा फीचर उसका होना चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए, ठीक है ना। किसी भी प्लाज्मिड्स के अंदर, किसी भी वेक्टर के अंदर उसका सिलेक्टेबल मार्कर होना जरूरी है, ठीक है। सिलेक्टेबल मार्कर होने से क्या इंपॉर्टेंट है, देखो अगर जैसे कि पहले हमने यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया, सोचो हमने फॉर एग्जांपल इक्वल R1 हमने यहाँ पे कट किया इक्वल R1 ने, और यहाँ पे हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो था, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो था उसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, वो ऐड हुआ है कि नहीं, इसमें इंसर्ट हुआ है कि नहीं, वो हमको कैसे पता चलेगा, ठीक है। उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारे पास उसकी सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए जिससे हम उसका देख सकें, ठीक है। तो हमको सिलेक्टेबल मार्कर दो चीज हो गई, पहले तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें ऐड हुआ है कि नहीं वो चेक करते हैं, पहले तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हुआ है कि नहीं, और दूसरा जब हम इस वेक्टर को हम किस में ट्रांसफर करें, वेक्टर को हम होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करेंगे, इस वेक्टर को हम होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करेंगे, ये वेक्टर को होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर दिया है, तो क्या होगा कि वो ट्रांसफर हुआ है कि नहीं, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी वेक्टर को होस्ट ऑर्गेनिज्म में जब ट्रांसफर करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं वो भी चेक करने के लिए हमको सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एम्पीसिलिन, टेट्रा, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो जीन होती हैं, एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस जीन होती हैं तो हम सिलेक्टेबल मार्कर्स की तरह यूज करते हैं, ठीक है। उसमें फॉर एग्जांपल एम्पीसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोरोएम्फेनिकोल, ये सब क्या है, क्लोरोएम्फेनिकोल ये सब क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर्स है, ठीक है। अब इसमें हम बात करें तो इसमें दो सिलेक्टेबल मार्कर है, PBr32 में एम्पीसिलिन रजिस्टेंस, एमपी मतलब एम्पीसिलिन, आर मतलब रजिस्टेंस जीन, इधर टेट्रासाइक्लिन, टेट मतलब टेट्रासाइक्लिन, आर मतलब रजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे जो जीन है वो टेट्रासाइक्लिन से रजिस्टेंस है, ठीक है। अगर हम इसमें ऑर्गेनिज्म में अगर हम टेट्रासाइक्लिन ऐड कर देंगे तो वो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक ऐड करेंगे तो वो ऑर्गेनिज्म किल नहीं होगा, वो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रजिस्टेंस जीन है। बट अगर हम देखो, अब अगर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है, इसको कट करके हमने यहाँ पे कट करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि टेट्रासाइक्लिन अब उसके अंदर नहीं है, टेट्रासाइक्लिन अब उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, वो अगर अगर हम अब इस ऑर्गेनिज्म को टेट्रासाइक्लिन के अंदर ग्रोथ करेंगे तो क्या होगा, ये ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन अब नहीं रहा है, ठीक है ना, उधर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। लाइकवाइज अगर हम एम्पीसिलिन को कट करके उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो उसमें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं रहेगा। तो जब हम फिर उसके बाद अगर हम उसको एम्पीसिलिन, उस एंटीबायोटिक अगर उस ऑर्गेनिज्म को में ऐड कर देंगे या फिर एंटीबायोटिक में ग्रोथ करेंगे तो वो ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है, उसका ग्रोथ नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर अब एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, सिलेक्टेबल, इससे हम क्या करेंगे, ये हमें सिलेक्ट करने में हेल्पफुल करते हैं कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लाज्मिड के अंदर ऐड हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ, और हमारा वेक्टर होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है ना।
तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इसके 3 फीचर्स होने चाहिए, मोस्टली इसके 3 फीचर होने चाहिए। वेक्टर्स के पहले क्या, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना बहुत जरूरी है, क्लोनिंग साइट और रिकॉग्नाइजिंग साइट होनी चाहिए फॉर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए, और तीसरा सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक रजिस्टर, जिससे हम अपने वेक्टर और को हमारे वेक्टर में जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है या नहीं, वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए, ठीक है। तो होप सो आपको ये सब फीचर्स ऑफ वेक्टर समझ में आ गया होगा। So please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.